नमस्कार। अब हम भारतीय संविधान के तहत एक नया टॉपिक करेंगे और वो है मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स। देखिए, चूंकि मूल अधिकार शुरू हो गए तो अनुच्छेद शुरू हो गए। मैंने आपको कुछ अनुच्छेद तो बताए थे। अब आप मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के तहत अब आप साथ में क्या पढ़ना शुरू कर दो, बेयर एक्ट पढ़ना शुरू कर दो। और बेयर एक्ट की भाषा है, उसमें साथ साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी। रोज के अंदर 5-7 ही अनुच्छेद कर पाएंगे अपन। तो ये पूरे 3 दिन 3.5 दिन का टॉपिक है अपना। इसको व्यापक रूप से करेंगे ताकि आपकी सारी समझ क्या हो जाए, विकसित। थोड़ी सी इसके ऊपर आपस में चर्चाएं करना शुरू कर दो। जो कोई चीज समझ नहीं वो पूछना शुरू कर दो और खुद थोड़ा सा मनन शुरू कर दो। क्योंकि मूल अधिकार है ना, टोटल जितने भी टॉपिक हैं अपने सिलेबस के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो संघवाद पे आते हैं या काय पे आते हैं, मूल अधिकार पे। 2 टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय संघ और मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। तो अगले 3 दिन तक आप समर्पित हो जाए रजाई को छोड़ के, काय के प्रति, मूल अधिकारों के प्रति। तो आप अपना जो रजाई में सोने का मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार को थोड़ा सा क्या करें, आप साइड में करें और भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की चर्चा करें। आप हम पहले अधिकारों की चर्चा करते हैं। अधिकार हैं क्या? तो हम कहते हैं कि अधिकार व्यक्ति के वो दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकृत करता है और राज्य मान्यता देता है। बगैर दावे के अधिकार नहीं होते। तो अधिकारों में क्या पाया जाता है? दावा। अधिकारों में होती है सामाजिक स्वीकृति और अधिकारों में होती है राज्य की मान्यता। सामाजिक दावा है, सामाजिक स्वीकृति है और राज्य की मान्यता है। इसका मतलब आपने दावा कर दिया, बगैर दावे के कोई अधिकार नहीं मिलेगा। कई बार तो 20-20, 25-25, 30-30 साल तक दावा करना पड़ता है, हमें अधिकार चाहिए। 1990 से लेके 2005, 15 साल तक हमने दावा किया, तब जाके हमें कौन सा अधिकार मिला? आरटीआई। आरटीई कोई 25-30 साल तक संघर्ष चला, तब हमें आरटीई मिला, राइट टू एजुकेशन। दावा करना पड़ता है, लेकिन दावा वही मान्य होता है जो इंडिविजुअल नहीं हो, बल्कि उसको क्या मिली हो? सामाजिक स्वीकृति। अगर आपका दावा है उसको समाज स्वीकार नहीं करेगा तो वो कभी भी अधिकार का रूप नहीं लेगा। एक है राज्य की मान्यता। समाज ने स्वीकृति दे दी, तब तक फाइनल रूप नहीं पहन पाएंगे जब तक क्या नहीं मिलेगी इनको? राज्य की मान्यता नहीं मिलेगी। यानी अधिकार विधिक होते हैं। तो ये होते हैं अधिकार। हमने अधिकारों की चर्चा की। अब अधिकार प्राकृतिक भी होते हैं, अधिकार ऐतिहासिक भी होते हैं और अधिकार विधिक भी होते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा लोक जैसे विचारक करते हैं जो उदारवादी है। फिर बेंथम जैसे लोग आए, वो कहते अधिकार प्राकृतिक है, जी व्याख्या हो नहीं सकती, इसलिए अधिकार क्या होते हैं? विधिक होते हैं। अधिकार प्रकृति प्रदत्त नहीं होते, बल्कि अधिकार राज्य प्रदत्त होते हैं और राज्य अधिकारों के लिए कानून बनाता है और कानूनों से उनकी रक्षा करता है। तो अधिकार विधिक होते हैं। और फिर आया कि अधिकार न तो प्रकृति की देन है और न ही ये विधियों की देन है, बल्कि अधिकार देन है किसकी? तो एडमंड बर्क बोला ये तो ऐतिहासिक होते हैं, रूढ़ियों की देन होते हैं। रूढ़ियां जब स्थिर हो जाती है तो क्या बन जाती है? वो अधिकार बन जाती है। लेकिन हमने ये देखा कि वास्तव में जो मूल अधिकार होते हैं ना, ये होते कौन से हैं? विधिक होते हैं। यानी अधिकार कैसे होते हैं? कानूनी। इसका तात्पर्य किसके द्वारा प्रदत्त होते हैं? राज्य प्रदत्त होते हैं। राज्य कानूनों का निर्माण करके और हमें क्या देता है? मूल अधिकार देता है। तो मूल अधिकारों की जो प्रकृति होती है प्राकृतिक नहीं होती, बल्कि क्या होते हैं? ये विधिक होते हैं। फिर पूरे संसार भर में अगर हम चर्चा करें कि अधिकारों का विकास कैसे हो, तब हम कारेल वसाक की चर्चा करते हैं। याद आया आपको कारेल वसाक? वो कहते हैं अधिकारों की अब तक कितनी पीढ़ी आई है?
3 पीढ़ियां आई है। तो कारेल वसाक और 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। थ्री जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियां, और ये 3 पीढ़ियां अलग अलग टाइम में आई। पहले जो अधिकार आए वो बताओ कौन से थे? पहले जो अधिकार आए वो नागरिक और राजनीतिक अधिकार थे। फिर ये थे पहले पीढ़ी के अधिकार। फिर आई इनकी दूसरी पीढ़ी, उसमें हमें मिले सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार। सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार, ये दूसरी पीढ़ी के अधिकार है। फिर आए तीसरी पीढ़ी के अधिकार, इनको हम समूह के अधिकार बोलते हैं। बंधुत्व के अधिकार, फर्टर्निटी के अधिकार बोलते हैं। ये आए, ये समूह में पाए जाते हैं। जहां ये अधिकार व्यक्ति के होते हैं, उसके बाद समूह के अधिकारों की चर्चा होने लगी। ये तीसरी पीढ़ी के अधिकार है। जैसे बहुसांस्कृतिक अधिकार है, नारियों के अधिकार है, दलितों के अधिकार है, हमारे जो शांति के अधिकार हैं, ये पर्यावरण संरक्षण के जो अधिकार हैं, ये देखिए सबको चाहिए, किसी एक व्यक्ति को नहीं चाहिए, तो पूरे समूह के होते हैं। जो पर्यावरण संरक्षण है, शुद्ध वायु है, शुद्ध जल का अधिकार है, तो सबको चाहिए अधिकार है, वो सब नारियों को चाहिए। नारीवादी आंदोलन है, ये सब समूह के अधिकारों की चर्चा करते हैं। तो इसका तात्पर्य अधिकार पहले नागरिक आए, फिर कौन से आए? राजनीतिक आए, फिर सामाजिक और आर्थिक आए, फिर समूह अधिकारों की और पर्यावरणीय अधिकारों की चर्चा होने लगी। ऐसे डेवलपमेंट हुआ, ऐसे अधिकारों का 3 पीढ़ियों में डेवलपमेंट हुआ। फिर अगर हम वैश्विक लेवल के ऊपर विभिन्न देशों की घटनाओं को समझें तो कैसे मूल अधिकारों का विकास और हम तक आज तक हम पहुंचे कैसे हैं इन तक। तो सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन में क्या किया गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य महान अधिकार पत्र। तो ब्रिटेन की जनता को 1215 में राजा ने एक महान अधिकार पत्र दिया, वो है मैग्ना कार्टा। पर वो नाम का ही मैग्ना कार्टा था। फिर आया 1688 और 1688 अगला साल 1689। 88 की क्रांति के बाद जब ब्रिटेन का राजा बदल दिया गया तब नया राजा आया और व्हिग उसके पास पहुंचे, उदारवादी उसके पास पहुंचे और राजा को बोले कि आप इस बिल के ऊपर क्या कीजिए, साइन। और उस बिल था वो बिल ऑफ राइट्स, कि इस बिल के ऊपर हस्ताक्षर कीजिए, ये है बिल ऑफ राइट्स। फिर इसके लगभग 101 साल बाद, 90 साल बाद एक क्रांति हुई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति में बिल ऑफ राइट्स तो आया, लेकिन इसमें लिख दिया गया बिल ऑफ राइट्स ऑफ मैन। व्यक्तियों के अधिकार था, इसमें स्त्रियों के अधिकार नहीं थे। ये रूसों की तरह ये जो क्रांति पुरुष प्रभुत्व और पितृसत्तात्मकता, पैट्रियार्की को परिलक्षित करती है, पुरुषों को अधिकार दिए गए। हालांकि अलम्पदा गूज नाम की एक महिला थी, वो भी लेके आई बिल ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, लेकिन उसको बाद में रोबेस्पियर जैसे तानाशाह राष्ट्रपति ने मरवा दिया उसको, अलम्पदा गूज। ये लागू नहीं हो पाए। 1787 ये वो साल है जब अमेरिका अपना संविधान लिखना शुरू कर रहा है। कहां से? फिलाडेल्फिया से। फिलाडेल्फिया में वो मिलते हैं, अपनी संविधान सभा बनाते हैं। उनको बनाने में 2 साल लगते हैं। 1789 में संविधान बन के तैयार होता है और लागू होता है, 1787 से 1789। अब जब फिलाडेल्फिया का संविधान सभा ने वहां बैठ के संविधान लिखा और वो संविधान जब बाहर आया और इम्प्लीमेंट हुआ तो देखा गया कि उसमें मूल अधिकार नहीं थे। तब फिर जो उदारवादी विचारक थे, मेडिसन जैसे ये लोग, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि कल को राज्य अधिकार छीन लेगा, इसलिए संविधान के अंदर मूल अधिकार लिखो। तब ज्यादा शोर मचा तो 1791 अमेरिका के संविधान में एक साथ कितने संशोधन किए गए? 10 संशोधन। उसके बाद तो अब तक सिर्फ 17 संशोधन और हुए हैं।
10 संशोधन एक साथ किए गए और क्या जोड़ा गया? मूल अधिकारों को जोड़ा गया, बिल ऑफ राइट्स को जोड़ा गया, मूल अधिकार जोड़े गए। तो 10 संविधान संशोधन हुए एक साथ, और ये बात है 1791 की। और वहीं से फिर भारत प्रेरित हुआ और भारत ने भी अपने संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया। तो भारत के मूल अधिकार मूलतः किससे प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से, यूएस संविधान से। तो अधिकारों को संविधान में मूल विधि में स्थान देने का काम किस देश से शुरू हुआ है? अमेरिका से शुरू हुआ है। और उसके बाद हम एक और घटना पढ़ते हैं, वो है 10 दिसंबर 1948, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। अब ये तो है वैश्विक लेवल के ऊपर कैसे हुए। अब हम देखते हैं कि भारत में इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो भारत में जो डेवलपमेंट हुआ उसके लिए सबसे पहले हम चर्चा करें 1895 का तिलक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्वराज बिल, जिसको कौन लेके आए? लोकमान्य तिलक लेके आए। इस स्वराज बिल में पहली बार अधिकारों की व्यवस्था थी। उसके बाद एनी बिसेंट एक कोई राष्ट्रमंडल बिल लेके आई थी 1925 में, कॉमनवेल्थ बिल, एनी बिसेंट। इसमें भी अधिकारों की व्यवस्था थी। लेकिन ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि भारत के जो मूल अधिकार हैं, इनका जो प्रारंभिक सूत्र है वो कहां से मिलता है? वो ये नहीं कहते अमेरिका के संविधान से मिलता है, वो कहता है इसका प्रारंभिक सूत्र नेहरू समिति की रिपोर्ट है। तो भारतीय संविधान की जो अग्रज है मूल अधिकारों की, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की अग्रज कौन सी रिपोर्ट है? नेहरू रिपोर्ट। और इसकी चर्चा करते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन 1928, नेहरू रिपोर्ट। इसमें जो अधिकार वर्णित थे इन्हीं से प्रेरित हुआ है भारत का संविधान और संविधान निर्माता, ये कहना है ग्रेनविल ऑस्टिन का। उसके बाद आई 1945 में सप्रू समिति, तेज बहादुर सप्रू। कांग्रेस की इस समिति ने कहा कि अधिकार रखेंगे, देश आजाद होगा, संविधान सभा बनेगी, संविधान लिखेंगे, तो उसमें कितने प्रकार के अधिकार लिखेंगे? 2 प्रकार के अधिकार लिखेंगे। एक अधिकार होंगे वाद योग्य और एक अधिकार होंगे गैरवाद योग्य। वाद योग्य और गैरवाद योग्य। अब बताओ, क्या भारत में ऐसी कोई चीज मिलती है क्या? मिलती है ना। भारत में मूल अधिकार वाद योग्य, नीति से तत्व गैरवाद योग्य। हालांकि बाद में उनको मूल अधिकार कहा गया और क्या कहा गया? नीति निषेध तत्व। लेकिन सप्रू समिति ने कहा था अधिकारों के 2 प्रकार करते हैं, अधिकार वाद योग्य और अधिकार गैरवाद योग्य। फिर गैरवाद योग्य अधिकारों को हमने अधिकार नहीं कहा, बल्कि उनको कहा नीति निर्देशक तत्व या राज्य नीति के नीति निर्देशक तत्व, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। और फिर हमारी संविधान सभा बैठ गई और संविधान सभा ने फिर क्या किया? एक परामर्श समिति बनाई। संविधान सभा ने परामर्श समिति। अब इस परामर्श समिति के सदस्य आप देख लेना। इस परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाया गया तिलक को, और इस समिति का नाम क्या रखा गया? नहीं, ये परामर्श समिति, इसका नाम है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार समिति। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? पटेल को बनाया गया। तो ये अब हम एक और चर्चा करते हैं, कौन सी समिति की? पटेल समिति। तो 1895 का स्वराज बिल, 1925 का राष्ट्रमंडल बिल, नेहरू रिपोर्ट ग्रेन्युल ऑस्टिन के अकॉर्डिंग, 1945 की सप्रू समिति, और उसके बाद भारतीय संविधान सभा की परामर्श समिति जो पटेल की अध्यक्षता में बनी थी। इस समिति ने फिर मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों की आगे चर्चाएं की। और इस समिति के आगे कितने भाग बन गए? 2 भाग।
परामर्श समिति, अध्यक्ष हैं पटेल, और इसके कई भाग है, उसमें से एक भाग है मूल अधिकार उप समिति, और एक है, इस समिति के कई पार्ट है ना, मूल अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति। इस उप समिति का अध्यक्ष बना JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक समिति का बना HC मुखर्जी। इसका तात्पर्य ये है कि ये समिति रिपोर्ट किसको करेगी? नेहरू को। ये भी रिपोर्ट किसको करेगी? नेहरू को। नेहरू फिर संसदीय समिति को बोलेगा, परामर्श समिति के पास मुद्दा आएगा। इसमें अंबेडकर और हंसा मेहता और कई लोग थे, आप एक बार उनके नाम देख लेना। अगर ये और परंपरा शुरू हुई है कि ये जो मूल अधिकारों के ऊपर परामर्श समिति थी, इसमें और कौन कौन थे, तो ये 10-15 एक नाम है, आप इनको एक बार देख लेना। हो सकता है एक बार देखे आपको याद हो जाए। तो ये थी परामर्श समिति, जिसमें अंबेडकर भी थे और जिसमें हंसा मेहता भी थी। ठीक है, उसके बाद फिर बहस चली, और भारतीय संविधान में जो वाद योग्य और गैरवाद योग्य था, BN राव का भी ऐसा ही सुझाव था कि इनको वाद योग्य और क्या रखो, गैरवाद योग्य। लेकिन बाद में इसको नहीं माना गया। बाद में 2 प्रकार से इनको जोड़ा गया, एक को मूल अधिकार कहा गया जो भाग 3 में है, और एक को राज्य नीति के निदेशक तत्व कहा गया जो भाग 4 में। इस प्रकार से हमारे संविधान में किसकी व्यवस्था हो गई? मूल अधिकारों की व्यवस्था हो गई। अब हम ये चर्चा करें कि भारत के जो नागरिकों को जो अधिकार मिले उनको हम मूल क्यों कहते हैं। तो हम अब इसकी चर्चा करते हैं, इनको हम फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, मूल अधिकार क्यों बोलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में जो वर्णित है वो मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि वो क्या है? मूल है, फंडामेंटल। फंडामेंटलिज्म क्या होता है? फंडामेंटलिज्म तो एक आइडियोलॉजी का शब्द है। जब आप वापस अपने मूल की ओर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? फंडामेंटलिज्म। 1990 के बाद पहचान की राजनीति के तहत जब हम वापस अपने जड़ों की ओर लौटने लगे हैं, धर्म और जातियों का विखंडन जब से बढ़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटलिज्म बोलते हैं। इस्लामवाद का बढ़ना, ईसाइयत का बढ़ना, हिंदुत्व की भावनाओं का उग्र होना, ये फंडामेंटलिज्म कहलाता है। हम मूल अधिकार को मूल क्यों बोलते हैं, हम इसकी चर्चा करते हैं। इसको हम फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, ये है विषय। तो हम फंडामेंटल इसलिए बोलते हैं कि ये जरूरी होते हैं काय के लिए? व्यक्ति के सर्वांगीण आत्मिक विकास के लिए। व्यक्ति का मानसिक और आत्मिक सर्वांगीण विकास तब तक नहीं होगा जब कि उसको ये नहीं मिलेंगे। तो सर्वांगीण विकास की जो जड़ है वो कौन है? मूल अधिकार है। ये इतने ज्यादा मूल हैं कि इनको भारत की जो मूल विधि है, कौन सा? संविधान, इनमें से स्थान दिया गया है। ये मूल विधि इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मूल का तो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनके बगैर हम विकास नहीं कर सकते। इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनके कहां स्थान दिया गया है? संविधान में। और ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनको क्या बनाया गया है? वाद योग्य बनाया गया है। इनकी वाद योग्य बनाया गया है, यानी इनकी काय की व्यवस्था की गई है। ये इतने महत्वपूर्ण है कि इन्हें कोई छीन नहीं सकता, इसलिए इनकी काय की व्यवस्था की गई है? सुरक्षा की व्यवस्था की, सिक्योरिटी की है। और इसके लिए अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा क्या निकाली जाती है? रिट जारी की जाती है। तो ये सर्वांगीण विकास के लिए होते हैं। संविधान की मूल विधि में इसलिए स्थान दिया गया है। ये क्या होते हैं? इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और चौथा, ये इतने महत्वपूर्ण है कि इन्हें सिर्फ किस विधि से बदला जा सकता है? विशेष विधि से, और विशेष बहुमत से ही बदला जाता है। इनको आसानी से बदला नहीं जा सकता, इतने जरूरी होते हैं। इनको विशेष बहुमत से ही बदला जा सकता है। इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ये कहते हैं अपनी कौन सी पुस्तक में? कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन।
ग्रेन्यूल ऑस्टिन ये कहते हैं कि ये जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार काय का प्रतीक है? सामाजिक क्रांति का। और किसके साथ मिलके? डीपीएसपी के साथ। और ग्रेन्यूल ऑस्टिन ने मूल अधिकारों और डीपीएसपी को दोनों को मिला के क्या कहा है? भारत की आत्मा का है। तो ग्रेन्यूल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के किन प्रावधानों को सोशल रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है? बताओ। मूल अधिकार और नीति निषेध तत्वों को उन्होंने किसको कहा है कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है? मूल अधिकार और डीपीएसपी का। इनको सामाजिक क्रांति के वाहक और भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, मूल अधिकार और डीपीएसपी का। आज हम इतना ही करें, है ना। आज पहले आइडिया नहीं था क्या होगा ना, कल से पूरी तैयारी के साथ आते हैं और कल अपने मूल अधिकारों को समेटेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।